नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और स्वदेश आर में हम चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कितनी खतरनाक है ये हम सभी जानते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, इसी कोशिश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉज, कैंडी स्टिक्स, प्लास्टिक के स्पून और फोक्स पर बैन लागू हो जाएगा। अब ऐसे में ऐसी कंपनियां जो ऐसी पैकेजिंग आइटम्स का इस्तेमाल करती हैं उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। अब ऐसे में ये कंपनियां कितनी तैयार हैं, हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी की एक खास रिपोर्ट देखिए। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और आप चाहें तो ऐसे कई ड्रिंक्स के पीछे आप लोग भी अब नज़र गड़ाए बैठे होंगे, लेकिन इन दो पैकेट्स में जो बहुत ही एक जैसे लग रहे हैं, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। दोनों टेट्रा पैक ज़रूर हैं, लेकिन एक में जो पेपर स्ट्रॉ है बल्कि दूसरे में अब भी प्लास्टिक स्ट्रॉ है। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुलाई से सरकार ने सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उस पर बैन लगाने का ऐलान किया हुआ है। जो F&B मेजर्स यानी जो फूड एंड बेवरेज कंपनीज हैं, उन पर इसका कितना असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 को नोटिफाई कर दिया है, जिसके तहत ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान की गई है जो लो यूटिलिटी वाले हैं और जिनसे कचरा और पर्यावरण को ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। इसमें प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, फोक, स्ट्रॉ, ट्रे, पैकिंग फिल्म्स जैसे आइटम शामिल हैं। इनसे उन कंपनियों पर असर पड़ेगा जो ऐसे पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज्यादातर पैकेजिंग अब EPR के तहत शामिल मटेरियल में ही हो रही है, लेकिन स्ट्रॉ एक ऐसी कड़ी है जहां अमल में लाने में कई कंपनियों को दिक्कत हो रही है। डाबर, जो रियल ब्रांड के तहत टेट्रा पैक्स में जूस बेचते हैं, उनका कहना है कि वे पेपर स्ट्रॉ इंपोर्ट करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इससे कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा। वहीं अमूल, जिसकी छाछ और लस्सी टेट्रा पैक में आते हैं, उनका भी कहना है कि पेपर स्ट्रॉ पर लागत प्लास्टिक स्ट्रॉस के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा है और ये उनके प्रोडक्ट्स के लिए सही विकल्प भी नहीं है, क्योंकि पेपर जल्दी घुल जाता है। कंपनियों की मांग है कि बैन की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए ताकि भारत में ही इसके विकल्प खोजने और इसकी कैपेसिटी पर काम करने का समय मिल सके। पेपर जो है स्ट्रॉ, अभी उसकी जो अभी कॉस्ट हमारे पास आ रही है 4 से 5 गुना ज्यादा है प्लास्टिक स्ट्रॉ से, तो उसका बर्डन या तो किसानों पे पड़ेगा या कंज्यूमर पे पड़ेगा। उससे भी ज्यादा कि अभी जो पेपर स्ट्रॉ है, जब हम उसको यूज करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो जो होता है वो घुल जाता है, तो वो है। और तीसरी चीज, उसकी इतनी क्वांटिटी में अभी इंडिया में अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो हमको प्रोडक्शन डेवलप करना पड़ेगा। हमको अगर आप हमारे को 6 महीने साल देंगे तो हम अपना ही प्रोडक्शन यूनिट डाल देंगे। कंपनियों के पास अब भी अमल के लिए 2 महीने का समय है। वहीं दूसरी ओर नेस्ले इंडिया ने अपनी कॉफी रेंज प्रोडक्ट्स के साथ प्लास्टिक की बजाय पेपर स्ट्रॉज देने की शुरुआत कर दी है। उनका अनुमान है कि इससे सालाना लगभग 3 करोड़ प्लास्टिक स्ट्रॉ हट जाएंगी। दरअसल कंपनी का लक्ष्य है कि साल 2025 तक वे पूरी तरह रिसाइक्लेबल या रीयूज किए जा सकने वाले पैकेजिंग पर शिफ्ट हो सकें। लेकिन अन्य कंपनियों के लिए राह आसान नहीं, क्योंकि उन्हें भारत में ही बेहतर और टिकाऊ विकल्प का उत्पादन करने के लिए और समय चाहिए। खुशबू तिवारी, ET स्वदेश। चलिए, तो अब इस पर हम विस्तार से बात करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। AARC के CEO डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल। डॉक्टर प्रवीण, स्वागत है आपका स्वदेश आर की इस खास पेशकश में। जो बैन लगा है उससे पहले मुझे ये समझना है कि लगाने से पहले जिस नुकसान का आकलन किया गया है जो कि पर्यावरण को हो रहा था, उसके बारे में मेरे को जानकारी दे। किस तरह से हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके चलते ये बैन लगाना जरूरी हो गया था, जरूरत है ये? हमारा जो पैकेजिंग फॉर्मेट है वो पेपर बेस्ड कार्टन है। 75% के करीब उसमें पेपर रहता है और इट इज रिसाइकल्ड 100% टू द एक्सटेंट ऑफ 100%। और 15 साल से जो हमारे मेंबर्स हैं इंडस्ट्री के, अलग अलग महत्वपूर्ण ब्रांड हैं, वो सारे डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि पैकेज एज वेल एज स्ट्रॉ दोनों चीज इकट्ठी रिसाइकिल हो जाती है। सो एनवायरनमेंट के प्रति सारी कंपनियां काफी सजग रही हैं और हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे पिछले 15-16 साल से काम करते रहे हैं। EPR रूल्स आने से पहले से ही, जो 2016 में आए और 2019 में रिवीजन हुई, वी हैव बीन वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन दोस।
So these are sustainable packaging formats. We do understand कि कई तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस हो सकते हैं या एनवायरनमेंट को डीजेनरेट कर सकते हैं, बट टू से दैट प्लास्टिक इज नॉट अप्रोप्रिएट वो ठीक नहीं होगा। प्लास्टिक का मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एटलीस्ट आर के जो मेंबर सदस्य हैं, वी हैव बीन वेरी कॉन्शियस कि हमारा जो पैकेज है, प्राइमरी पैकेज है, और उसके साथ में लगी हुई जो इंटीग्रेटेड प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसका मैक्सिमम हम कलेक्शन कर पाए और रिसाइकलिंग कर पाए। और ऑलरेडी इस साल, पिछले साल जो गया है उसमें 60% से ज्यादा हमारा कलेक्शन और रिसाइकलिंग हो रहा है। एनवायरनमेंट के हजार्डस होने के पैक पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। किस तरह से यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान होता है अगर हम प्लास्टिक के इस्तेमाल की बात करें? अगर जैसे मैंने कहा, अगर वेस्ट को ढंग से मैनेज ना करें तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक वेस्ट, चाहे वो मल्टीलेयर प्लास्टिक हो, चाहे पेट की बॉटल्स हो, या एसजीपी का बना हुआ सामान हो, या बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जरूरत में प्लास्टिक में लगती है, उनका सेग्रीगेशन नहीं होता, कलेक्शन नहीं होता, तो वो हमें नॉर्मल जो वेस्ट स्ट्रीम है उसमें मिक्सअप हो जाता है। रैग पिकर्स के लिए, वेस्ट पिकर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को सेग्रीगेट करना। अल्टीमेटली वो लैंडफिल में या पहुंच जाते हैं, या जो हमारे ओपन नाला या ड्रेन्स वगैरह है उसके थ्रू दे कैन रीच इन सेवरल अनवांटेड प्लेसेस, और उसके कारण डेफिनेटली एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि प्लास्टिक को कंपोस्ट होने में इट कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। सो उसको बचाने के लिए सही तरह से सेग्रीगेशन और उसको कलेक्शन करके रिसाइकलिंग में भेजा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब इस तमाम प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के सिंगल यूज बैन के लिए इससे निपटने के लिए किस तरह के कदम उनके लिए उठाना ज़रूरी हो गया है? इमीडिएट इम्पैक्ट किस तरह के प्लेयर्स को आएगा और कितना खामियाजा अब उनको भुगतना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपके पास एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति तो होनी ही चाहिए, पर इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट कितना सीवियर है ये मुझे समझाएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो जूस इंडस्ट्री है, या दूध के प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री है, या इवन जो इलेक्ट्रोलाइट या ओआरएस बनाने वाली इंडस्ट्री है, उन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे कंज्यूमर पैक्स हैं जिनका तकरीबन एवरेज प्राइस 5 रुपए से लेकर 12-14 रुपए वाले प्राइस के पैक्स हैं। कुछ पैक्स जो थोड़े से प्रीमियम पैक्स हैं वो 25-30 रुपए के भी होते हैं। इसमें फर्क पड़ेगा। इंडस्ट्री ये बड़ी है, रफली 6 बिलियन पैक्स और 6 से 7 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, उस पर निश्चित तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्री काफी समय से प्रयास कर रही है कि कुछ अच्छे ऑप्शन जो इंटीग्रेटेड स्ट्रॉज है उसके लेकर आए। थोड़ा सा मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे पैकेज के साथ में जो स्ट्रॉ लगकर आती है वो इंटीग्रेटेड स्ट्रॉ है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर तक जाने में पैकेज के साथ में रहती है। एंड इसको लूज स्ट्रॉज जो हमें नारियल पानी के साथ में, या छोटी हमारी जो घर के पास जूस की दुकान है उस पर स्ट्रॉ मिलती है, उनसे हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए। ये स्ट्रॉ कंज्यूमर यूज करने के बाद में पैक में ही छोड़ता है और पैक के साथ में ही ये कलेक्शन होकर रिसाइकलिंग हो जाती है। इसकी तैयारी करने के लिए कंपनियां काफी समय से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इंपोर्टेड पेपर स्ट्रॉज की क्वांटिटी भी बहुत सीमित है, अवेलेबल नहीं है। शायद 10 से 15% की वॉल्यूम इस साल में इंडस्ट्री इंपोर्ट कर पाए। एक दो इंडस्ट्री के हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने पेपर स्ट्रॉ मैन्युफैक्चरिंग मशीन इंपोर्ट की है, वो प्रोडक्शन लाइन आते आते इस साल के अंत में या अगले साल के शुरू में वो भी चालू हो जाएगी। तीसरा, कंपोस्टेबल स्ट्रॉ पर रिसर्च और वैलिडेशन चल रही है। जैसे ही ये वैलिडेशन कंप्लीट होती है और हमें जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनसे हमें अप्रूवल मिल जाती है फूड प्रोडक्ट्स में यूज करने के लिए, वो भी हम यूज करने के लिए तैयार होंगे। तो आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि इंडस्ट्री इंपोर्टेड पेपर स्ट्रॉ
डोमेस्टिक पेपर स्ट्रॉ और कंपोस्टेबल पेपर स्ट्रॉ, कंपोस्टेबल प्लास्टिक स्ट्रॉ के माध्यम से धीरे धीरे ट्रांजिशन की तरफ जाएगी। और एक 2-3 साल के समय में हम कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री में कि सारे पैकेज में हम कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉ प्रोवाइड कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, समय निकाला, पूरे मामले को लेकर आपने विस्तार से हमको समझाइश दी है। स्वदेश आर में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां पर बाजार में पिछले 5 दिनों की गिरावट पर आज ब्रेक लग गया है। बाजार में आज खरीदारी हमने देखी है। ऑटो, तेल और गैस, फार्मा शेयरों में आज खरीदारी का रुझान रहा। एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में आज तेजी देखी गई है। बाजार में आज कैसा दिन रहा है कारोबार के लिहाज से, प्रियंका उत्पल आनंद हमारी सहयोगी समझा रही है। बिल्कुल, देखिए आज एक गैप अप के साथ मार्केट्स ओपन हुए, लेकिन वो जो गैप अप यानी जो तेजी थी पॉइंट्स के लिहाज से वो इतनी सस्टेन नहीं हो पाई। बैंक निफ्टी तो अपनी मोमेंटम को लूज भी करता था, हरे निशान में हालांकि आखिरी में जाते हुए क्लोज हुआ। 200 पॉइंट्स की आप मूव देख रहे हैं निफ्टी पर। तो कल जो एक डीप गैप डाउन हमें मिला क्लोजिंग के वक्त पर, उसको कहीं ना कहीं फिल किया बाजार ने। और आज कौन से सेक्टर्स और क्लियरली जहां एक्शन, जिन पॉकेट्स में क्लियर एक्शन दिखा और उसमें सिर्फ स्टॉक्स का नंबर ही ऐड होता गया, उनमें से एक स्पेस रहेगा सीमेंट स्पेस, जो लगातार हम देख रहे हैं एक सर्च पर। अगर आप पहले 5 ये 7 काउंटर्स देख लें एफएनओ के, निफ्टी के, तो उसमें आपको सीमेंट स्पेस दिखेगा ही देखा। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ये सारे वो काउंटर्स थे जो क्लियरली आज आपको लॉन्ग साइड पर दिखाई दिए एफएनओ स्पेस में। निफ्टी के भी आप जो अगर मूवर्स की बात करें तो उसमें श्री सीमेंट जैसे काउंटर तेज थे। दूसरा सेक्टर जो आज परफॉर्म कर रहा था वो था पूरा ऑटो पैक में एक रिबाउंड्स थी। आप आयशा मोटर की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, एमएनएम की बात करें, उन सब में एक रिबाउंड देखने को मिला। तो ये 2-3 स्पेसेस क्लियरली थे। उसके अलावा रिफाइनिंग स्पेस, क्योंकि सिंगापुर जीआरएम्स लगातार इस क्वार्टर में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वहां इंप्रूवमेंट देखने को मिली, और उसके चलते रिफाइनिंग काउंटर्स जो है एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, रिलायंस भी कुछ हद तक इस वजह से भी आपको तेजी दिखाई दे रही है। उसमें इनमें एक साइड मूव दिखा था। और जो आज बाजार को सहारा देने वाले ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस है, क्लियरली वेटेज के लिहाज से हेवी इंडेक्स लाइक रिलायंस ने बाजार को आज भी सपोर्ट दिया। कल भी बाजार 4.5% तक रिलायंस ने बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश की। यानी आप सोचिए कि रिलायंस भी कल ना होता तो कितना बड़ा और डीप फॉल था, लेकिन आज रिलायंस में तेजी देखने को मिली। बैंक्स ने आज किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं, ना ही आपको ड्रैगर्स दिखे और ना ही आपको लीडरशिप आती हुई दिखाई दी। तो कुछ पॉकेट्स जो क्लियरली आज जिनमें एक अच्छा भरपूर एक्शन देखने को मिला, उसमें रिटेल स्पेस, ओपन अप का स्पेस, जैसे कि पीवीआर हुए, रिटेल काउंटर्स, शॉपर स्टॉप जैसे काउंटर्स। ट्रेंड शुरुआती कारोबार में अच्छा कर रहा था। आदित्य बिरला उसमें एक अच्छी सुबह में तेजी थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि शॉपर स्टॉप में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। ऑटो और ऑटो से जुड़ा हुआ ऑटो एंसिलरी स्पेस, यानी टायर स्टॉक्स हो, क्योंकि क्रूड का एक इम्पैक्ट हुआ, क्रूड में सॉफ्टनेस होती है, तो टायर स्टॉक्स हो, पेन स्टॉक्स हों, इनमें अच्छी मूव होती है। तो सिर्फ ऑटो नहीं चले, ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी भी चले। उसी तरह से हमने देखा कि होम इंप्रूवमेंट के स्टॉक्स, यानी अगर पेन स्टॉक्स चले, सीमेंट स्टॉक्स चले, तो साथ ही उसके अलावा एस्ट्रल, पाइप्स, केबल्स, ये स्टॉक्स पे भी आपको तेजी देखने को मिली। 17,150 एक बड़ा सपोर्ट बताया जा रहा है बाजार निफ्टी के लिए, और इसके पास ही मार्केट्स यहाँ क्लोज होती है, जो एक बुलिश सिग्नल भी देती है। और जाते आते तो हमने बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स कवर होते हुए देखे बिफोर दी एक्सपायरी। एलआईसी के आईपीओ को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। 18 नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विनिवेश विभाग ने सभी ग्राउंड वर्क पूरे कर लिए हैं और अब इशू लाने के लिए बाजार में स्थिरता का इंतजार हो रहा है। मेघना मित्तल की ये पूरी समझाइश सुनिए। जी बिल्कुल, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है इसके बिगेस्ट आईपीओ के लिए, जो कि एलआईसी है। तो हमारे सूत्र अब ये बता रहे हैं कि एलआईसी का पूरा ग्राउंड वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है और दीपम किसी भी वक्त ये एलआईसी रोल आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि एनएससी बीएससी में बहुत ही भारी गिरावट आई। आज जहाँ तक कि मार्केट थोड़ा सा इम्प्रूव हुए हैं, पर अभी भी सिचुएशन मार्केट्स की बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। दीपम इस समय अपने बिगेस्ट आईपीओ को लेकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रही है, इसलिए वो थोड़ा सा वेट कर रही है कि जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज हो वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर एलआईसी आईपीओ लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कम से कम 5.6% स्टेक एलआईसी में गवर्नमेंट सेल करेगी, जो कि बढ़कर 7.5% मैक्सिमम तक जा सकता है। सूत्र ने इनफैक्ट ये भी कहा कि ये सिचुएशन वैसी हो रही है कि एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई वाली, क्योंकि
क्योंकि हम जानते हैं कि DRHP जो फाइल हुआ था उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट जो है LIC IPO का May 12 है, जिससे पहले दीपम को LIC IPO रोल आउट करना है, जो बहुत दिन नहीं बचे हैं जिसके लिए। तो जैसे ही मार्केट्स थोड़ा सा स्टेबलाइज होंगे, दीपम बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है। FIIs का व्यू भी मर्चेंट बैंकर्स के द्वारा लिया जा चुका है इस LIC IPO पर, तो जो पूरा ग्राउंड वर्क है वो बिल्कुल तैयार है। अब केवल डिटेल्स जो LIC IPO के हैं उसके लिए प्रतीक्षा जारी है। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के मौके पर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा है कि उनका ग्रुप बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। What I am committing to bring to Bengal is the best of the Adani Group, our expertise in infrastructure, our speed of execution, our experience, and our focus on building bigger and better. What I am committing to bring is the technology and scale that will help recalibrate infrastructure in Bengal. What I am committing to bring is the promise that I will live up to the expectation of the people of Bengal. उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार को लेकर प्रभुदास लीलाधर के वरुण साबो का नजरिया काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि FIIs की इंडेक्स में कम हिस्सेदारी है और बाजार में फिलहाल तेज बिकवाली के आसार नहीं है। अगर अपने मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत क्लैरिटी है। ये FII की सेलिंग जारी है जो कंटिन्यूअस चल रही है। ये दिस हैज बीन ये लास्ट अपने 2 साल से देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली चल रहा है। अगर आप नंबर्स पर से देखें तो FIIs ने करीब 2.5 लाख करोड़ बेचा है इन द लास्ट 1 year and 7-8 months or so। अभी अगर अपने को ये देखना है कि लास्ट 10 दिन में क्या हुआ, लास्ट 10 दिन में बहुत भारी सेलिंग हुई। ये FII डोमिनेटेड जो नाम है उन्हीं में सेलिंग चल रही है, अगर चल भी रही है तो। बाकी अगर आप जो कह रहे थे ब्रॉडर मार्केट्स आर लुकिंग वेरी हेल्दी, मुझे भी काफी हेल्दी लग रहा है इफ वन हैज टू सी विद दैट पर्सपेक्टिव। अब ये ऐसा क्यों है, इसके 2 कारण है। एक, जितने नेगेटिव्स हैं दे आर ऑल आउट, सब बाहर हैं। आप यूक्रेन रशिया में और कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं आ सकता। फर्दर टू दिस आपके US में ऑलरेडी 75 BP की रेट है की बात चालू हुई है। सो ऐसा नहीं है कि इधर से कुछ बहुत ज्यादा उसमें भी नेगेटिव आ सकता है। इंडिया का इन्फ्लेशन 6.95% आया था, जिसको भी आज फाइनेंस मिनिस्टर मैंने देखा एक आर्टिकल था जिसमें वो कह रहे थे कि अभी भी काफी कंफर्टेबल लेवल्स पे है, तो यहाँ से ही बहुत ज्यादा शूट अप करते हुए नहीं दिखता है। एंड फोर्थ, कमोडिटी कॉस्ट भी अगर आप देखें तो सारे हाई पे ही है, क्रूड भी हाई पे ही है एंड वहां से मॉडरेट ही हो रहा है। सो जैसे जैसे हम एक भी पैरामीटर को इंप्रूव करते हुए देखेंगे यहाँ से, उतना ही मार्केट में तेजी आती रहेगी एंड उतने ही स्टॉक्स अच्छे होते रहेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज्यादा है मार्केट में। इंडसइंड फंड एडवाइजर इंडिया फंड एडवाइजर के चेयरमैन प्रदीप शाह के मुताबिक बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों की वजह से बाजार पर दबाव रहेगा। हमसे खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर में निवेश के बेहतर मौके हैं। मार्केट में डेफिनेटली इफेक्ट होगा। एक तो करेंसी डिप्रिशिएट होगी, तो करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से, वहाँ बाहर के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, यहाँ के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, सब क्लाउड्स के लिए ओवरऑल मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में नहीं सिर्फ, पर इंडिया भी कम नहीं हो सकता है। अभी क्या है, लकीली अपने डोमेस्टिक डिमांड, अपने जो सिप वाले हैं 12,000 करोड़ महीने में सिप में डालते हैं जो इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में, तो वैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, उन्होंने बैलेंस कर दिया है। पर वो कितना तक बैलेंस हो सकेगा? बाहर के लोग बेचने आएंगे तो कभी कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, तो मार्केट पड़ने वाला है और मार्केट थोड़ा बढ़ेगा ही। अभी क्या उसमें हो सकता है कि अगर जो ये यूक्रेन का सेटल हो जाए, उसमें वॉर बंद हो जाए, अकेला उसमें से कुछ नहीं होने वाला है। जो सैंक्शंस लिफ्ट हो जाए, रशियन तेल वापस मार्केट में आ जाए, तो ऑयल प्राइसेस घटे, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो सकता है। ICICI Pru AMC के हेड PMS आनंद शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि 5 से 6% महंगाई से बाजार को चिंता नहीं है। उनके मुताबिक IT, बैंकिंग, एयरलाइन सेक्टर में तेजी बनी रहेगी। इक्विटी मार्केट को कब वरी करना चाहिए? जब रेट इतना हो जाए कि आपका ग्रोथ ही डीरेल हो जाए। आई डोंट थिंक वी आर एट दैट स्टेज टुडे।
आई थिंक आज की वरी जो मार्केट्स की है वो ज्यादा करके इन्फ्लेशन है. Coming to inflation, that is another problem and that is another thing which both RBI and US Fed address करने की ट्राई करे कि कैसे इन्फ्लेशन को कम किया जाए. वहां पे भी इक्विटी मार्केट इन द फर्स्ट राउंड जब इन्फ्लेशन बेनाइन होता है, इन्फ्लेशन जो 5-6% इंडिया में रहेगा, इज नॉट अ बैड थिंग. इक्विटी मार्केट के लिए चिंता का विषय होता है डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन इज अ स्मॉलर प्रॉब्लम. काफी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, वो इक्विटी के लिए नेगेटिव होता है. तो आई थिंक आज अगर मैं इक्विटी मार्केट पे व्यू लेना चाहूँ तो आई थिंक वी स्टिल रिमेन कंस्ट्रक्टिव, बट इट इज सिलेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव. सो ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट इज वेरी कंफर्टेबल ऑन वैल्यूएशंस. नो, दैट इज नॉट द ट्रूथ. बट देयर आर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट which are still looking very attractive from valuations and the growth perspective. IT sector हो गया, to some extent banking financial sectors हो गए, travel sector हो गया, airline sector हो गया. Somewhere the earnings recovery is there, salary improvement है, जिसका फायदा हम देखेंगे तो in pockets of the market real estate में दिख रहा है. Real estate is looking up. Obviously auto will also in some segments, जैसे SUV segment हो गया है जहाँ पे very positive है. तो urban climate of earnings and income was very good. I think what is challenging today for auto market and in general for the economy has been the rural India. So rural India में income का थोड़ा stress था. Hopefully as we progress this year, again some events have happened globally जहाँ पे food prices are improved, wheat prices improved, cotton prices have improved, sunflower. So मेरा मानना है even agricultural income in coming Kharif and Rabi season should look up, and that should further support the consumption power. So I don't think India with its 1.3 billion population would have a challenge of consumption. The challenge for the auto companies is threefold. One, EV. I don't know which company will win in the EV segment and whether all the companies are prepared for the EV. Second is inflation. The price inflation in steel, in aluminum, in every commodity is very difficult for auto companies to pass on at one shot. So by the time वो एक price hike लेते हैं और उनका commodity pressure further बढ़ जाता है. So I think for auto that's another challenge. And the third is obviously petrol and diesel price, which makes affordability that much more difficult for the end consumer. चलिए बात करते हैं नतीजों की, और यहाँ पर कल आने वाले नतीजे कैसे रहेंगे. नेस्ले के जो अनुमान है वो क्या कहते हैं, हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला बता रही हैं. तो ये पहली बड़ी एफएमसीजी कंपनी है जो अपने अर्निंग्स पोस्ट करने वाली है, और यहाँ पे देखा जाए तो मेनली सबड्यूड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओवरऑल रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो 9% होगी, पर ये मेनली ग्रोथ जो होगी प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी और वॉल्यूम्स थोड़े कम ही होंगे ये टाइम. रूरल स्लोडाउन की भी काफ़ी एफएमसीजी कंपनीज से बात की है, तो उसमें कमेंट्री का क्या आएगी वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उसके अलावा प्रॉफिट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. 1% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और मार्जिन में तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं. 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन इबिटा मार्जिन की एक्सपेक्टेशन है. 23.8% वर्सेस 25.8% लास्ट ईयर में जो थे. तो ओवरऑल प्राइसिंग लेट ग्रोथ होगी. मार्जिन में प्रेशर, क्योंकि महंगाई जो बढ़ रही है उसकी बहुत सारी प्रेशर आ रही है उसके मार्जिन्स पे, ग्रॉस मार्जिन्स और इबिटा मार्जिन्स पे. फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गए तो उसकी भी प्रेशर ओवरऑल आ रही है मार्जिन्स पे. उसके अलावा देखा जाए तो वॉल्यूम्स में थोड़ी सी स्लो डाउन होगी मार्जिनली, बिकॉज ये टाइम वॉल्यूम्स थोड़े कम होंगे. पर आउट ऑफ होम कंजम्पशन प्रोडक्ट्स कैसे परफॉर्म करें, उनकी क्या ट्रेंड्स है, मे बी वो लीड करेंगे ये टाइम की ग्रोथ को. और जो फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए वो है कॉमेंट्री क्या है रूरल डिमांड पे, ओवरऑल महंगाई पे, प्राइसिंग पे क्या कॉमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की, न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है, और डिमांड ट्रेंड्स ओवरऑल क्या है पैकेज फूड की. वो एक फैक्टर है जो वॉच आउट करेंगे ओवरऑल नेस्ले से. चलिए कल HCL टेक के भी नतीजे आने वाले हैं, और नतीजों का अनुमान क्या कहता है सहयोगी शरद दुबे बता रहे हैं. HCL टेक के नतीजे पे फोकस रहेगा, लेकिन लार्जली देखा जाए तो आपके जो आंकड़े की बात करें तो रेवेन्यू लगभग सपाट रहने वाले. हालांकि ऑपरेशनल नंबर्स में दबाव ज़रूर पड़ेगा वेज कॉस्ट और आपके सप्लाई साइड कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण. मार्जिन्स में अनुमान है कि 70 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होकर 18.3% तिमाही दर तिमाही पर
जो है आंकड़े आने वाले हैं। पैट में भी लगभग 2.5% का डिक्लाइन का अनुमान है। जो FY23 की गाइडेंस होती है, यहाँ पे एस्टिमेटेड है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ जो FY23 में भी देखा जाएगा, और इसके अलावा एक मॉडरेशन हो सकती है आपकी एबिट मार्जिन में। जो पहले 18 से 20% की जो गाइडेंस थी वो हो जाएगी, अगर जो पहले वाली गाइडेंस थी लगभग 19 से लेकर 21% का था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आगे जाते वो रहेंगे कि जो CC ग्रोथ है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, ये जो है मॉडरेट होने वाली है, लगभग 0 to लेकर 1% का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ग्रोथ ऑल अक्रॉस रहने वाले सेगमेंट में, स्पेशली आपके IT सर्विसेज और R&D सर्विसेज को लेकर। हालांकि एक सीजनल डिक्लाइन ज़रूर दिखेगा, क्योंकि चौथे तिमाही IT कंपनियों के लिए एक सीजनली वीक क्वार्टर होती है। और याद रखिए P&P सेगमेंट जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, यहाँ पे भी जो है हाई बेस दिखने मिली थी लास्ट क्वार्टर पे। इसके अलावा कोर सर्विस बिजनेस में भी जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स पे जो है दबाव ओवरऑल देखने मिलेगा। ACC के अच्छे नतीजों के बाद ज़्यादातर सीमेंट शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है, हमारी सहयोगी मानसी दवे समझा रही हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सीमेंट स्पेस के लिए लगातार खबरें तो आती दिखी हैं। ताज़ा खबर या फिर कह सकती हैं कि ताज़ा बूस्टर जो सीमेंट स्पेस के लिए आया है वो है ACC के नतीजे। नंबर्स आने के बाद ACC के स्टॉक प्राइस में तो तेज़ी हमने देखी, लेकिन साथ ही सीमेंट स्पेस से जुड़े तमाम सेक्टर स्टॉक्स को एक बूस्ट मिलता हुआ दिखा। और आज हमने देखा कि सीमेंट से जुड़ी कई सारी दिग्गज कंपनियाँ जैसे ACC, अल्ट्राटेक, JK लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज। तो क्लियरली सेंटिमेंट जो है एक सीमेंट दिग्गज कंपनी के नतीजे अच्छे आने का पूरे स्पेस पर देखने को मिल रहा है और पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर हम देखें सीमेंट यूनिवर्स के रेवेन्यूज़ की अगर बात करें, इस तिमाही रेवेन्यूज़ में करीब 6% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। तिमाही आधार पर तो इसके रेवेन्यूज़ जो हैं पूरे स्पेस के 17% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो एक पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। मांग लगातार बढ़ती हुई हमने देखी है और साथ ही हेल्दी सीमेंट प्राइसेस भी है, प्राइस में भी लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जो कि सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होता हुआ दिख रहा है। कांस्टेंट प्राइस हाइक के ट्रेंड की अगर बात करें, अब अप्रैल के महीने में हमने प्राइस हाइक एक बार देख भी लिए हैं और आगे भी अप्रैल के ही महीने में प्राइस हाइक के एंटिसिपेशन है, जो कि सीमेंट के लिए पॉजिटिव साबित होते हुए दिख सकते हो। ऑल इंडिया सीमेंट प्राइसेस जो हैं 20 रुपये से 50 रुपये प्रति बोरी, यानी कि 6% तक का इंक्रीज एक ही एक महीने में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कॉस्ट प्रेशर जो है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक प्राइस हाइक को मदद करेंगे। तो एक तरह से ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर है, लेकिन प्राइस हाइक्स है जो कि इसे कॉम्पनसेट कर देंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखिए यहाँ से लेकर 2 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मानसून के आने से पहले पिकअप होती हुई दिखेगी और इसी के चलते सीमेंट की मांग जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सीमेंट स्पेस को और साथ ही ACC के नतीजे आने के बाद सेंटिमेंट और भी ज़्यादा इनका दुरुस्त होता हुआ दिख रहा है। साल 2022 में जनवरी से मार्च के बीच डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में 6% की ग्रोथ दर्ज की गई है। इस दौरान 2,48,00,000 पैसेंजर्स ने घरेलू उड़ानों का इस्तेमाल किया है। क्या है ये पूरी खबर, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित समझा रहे हैं। The aviation regulator DGCA has released the domestic aviation data for the month of March 2022, and the data suggests that the domestic aviation has registered a growth of around 36% if it has been compared with the same period last year. In the sense, March 2021 being compared to March 2022, it has registered a growth of 36%. But if we compare the whole quarter, in the sense January to March 2022, then the growth is quite marginal. Only 6.06% growth has been registered related to the domestic aviation or the domestic passengers opting for the flight travel. And if we go by the market share, then yes, it has been a positive news for Indigo Airline. Indigo has registered a market share of around 54.8%, which is a jump of nearly 4%. Last year, in the month of March, Indigo had a market share of around 51%. So this is a positive side for Indigo. But when it comes to the passenger load factors, definitely it is not good news for any of the airlines. For a simple reason that for major airlines, the passenger load factor is quite stagnant. For example, the SpiceJet airline, the passenger load factor has declined. Similarly, for Air India and several other airlines, if we compare the passenger load factor for Vistara Airlines, then definitely some positive news is there, because Vistara Airlines has registered a positive passenger load factor, and that has reached to somewhere around 85.1%. So the data suggests that Indigo Airline
has carried around 58.61 lakh passenger in the month of March. So Indigo has continued to dominate the domestic aviation sector. But yes, the data in the month of April suggests that the entire summer schedule is going to be very promising, because in the month of April, for the first time in the last 2 years, more than 4 lakh passengers opted for domestic aviation or domestic flights. So this suggests that the entire summer schedule may be bringing some good result for the airlines, as well as the various parameters will suggest some positive numbers in the coming months. मैंगनीज के बाद अब कोयला संकट की बात करते हैं। कोयले की कमी से जूझ रहे प्राइवेट पावर प्लांट्स की मदद के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों की कोल माइंस से निकले कोयले के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इस खबर पर तमाम डिटेल्स प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। कई पावर प्लांट्स के पास कोयले की कमी है और जिस तरीके से बिजली डिमांड में तेजी आ रही है, उसको देखते हुए कुछ राज्यों में पावर संकट की स्थिति बनती हुई दिख रही है और उससे निपटने के लिए सरकार ने कई तरह के फैसले लिए हैं। जो नया फैसला लिया गया है वो दरअसल राज्य सरकारों के पास जो एलोकेटेड कोल है उसके इस्तेमाल से संबंधित जो नियम है, जो तौर तरीके हैं, उसमें बदलाव किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में जो जिसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें बड़ी कटौती की गई है। मौजूदा नियम ये है कि राज्य सरकारों के पास इस बात के अधिकार है कि जो उनके पास एलोकेटेड कोल है वो किसी प्राइवेट पावर प्लांट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बदले में उनसे बिजली ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा प्राइवेट पावर प्लांट्स को ये होगा कि अगर वो कोयले के संकट से जूझ रहे हैं तो उनको आसानी से कोयला उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में पावर परचेज एग्रीमेंट करना जरूरी है, साथ ही साथ इसके लिए बिड इनवाइट करना जरूरी है और उसके लिए समय सीमा में कटौती की गई। मसलन ये कि जो बिड सबमिशन की तारीख है, समय है, उसको 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। रेलवे को इसके बारे में जानकारी देनी होगी सफल बिडर के बारे में, ताकि वो जो भी सफल बिडर है उसके लिए रेक्स की उपलब्धता कर सके और कोयले की सप्लाई कर पाए। उसके लिए जो समय सीमा है उसको 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। पावर परचेज एग्रीमेंट उसमें उसके लिए अभी जो समय है वो 67 डेज का है, उसको घटाकर 37 डेज कर दिया गया है। मकसद ये है कि बिड सबमिशन से लेकर पावर परचेज एग्रीमेंट करने तक जो भी मौजूदा समय है उसमें बड़ी कटौती की जाए, ताकि कोयले की जो सप्लाई है पावर प्लांट्स को वो भी कम समय में हो और पावर प्लांट्स की तरफ से जो बिजली की सप्लाई है संबंधित राज्य को वो भी कम से कम समय में हो सके। जो दूसरा बदलाव किया गया उसके हिसाब से अगर कोयले की सप्लाई किसी महीने में ज्यादा हो जाती है, किसी महीने कम हो जाती है, तो उसको अगले महीने से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वालिटी की जहां तक बात है, सैंपलिंग की बात है, उसके लिए CIMFR या फिर किसी इम्पैनल थर्ड पार्टी जो एजेंसी है उसके सर्टिफिकेशन के आधार पे जो क्रेडिट और डेबिट नोट्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे। कोरोना की वापसी के साथ लोगों के चेहरों से लंबे समय के बाद हटे मास्क एक बार फिर दोबारा चढ़ने लगे हैं। इधर मास्क हटे और उधर कोरोना की वापसी मानो कोरोना मास्क हटने के ही इंतजार में था। लंबे समय के बाद राज्य सरकारों ने जहां कोरोना गाइडलाइन पर थोड़ी रियायत देनी शुरू की, अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होने लगा, जिसके बाद सरकारें भी हरकत में आई और गाइडलाइंस में दी हुई छूट में फिर से सख्ती शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 31 मार्च से कोविड की SOP हटाने का ऐलान क्या किया। कई राज्यों ने मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी। जैसे ही मास्क हटा वैसे ही कोरोना फिर लौटने लगा है। 15 दिन भी नहीं गुजरे कि राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में अचानक तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने दोबारा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं, मास्क ना पहनने पर दिल्ली में 500 रुपए का चालान भी प्रावधान किया गया है, जिसको लेकर WHO भी टेंशन में है, क्योंकि WHO के मुताबिक 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट का होना चिंताजनक है और दिल्ली में तो पॉजिटिविटी रेट 7.72% तक पहुंच चुका है। उधर यूपी में भी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर समेत लखनऊ में भी मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। अगर पूरे देश के आंकड़ों पर गौर करें तो महज एक हफ्ते में ही कोविड मामलों में 35% का उछाल दर्ज किया गया है। अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 24 घंटे में 2067 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं वर्तमान में 12,000 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में देश में 1,547 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं 40 लोगों ने कोरोना की वजह से जान भी गंवाई है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी हाल बेहाल होता नजर आ रहा है।
दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 632 संक्रमित मरीज मिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 1947 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 24 घंटे में 414 लोगों ने कोरोना को मात दी है। साथ ही केरल में 24 घंटे में 488, हरियाणा में 249 कोरोना के मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 159 संक्रमित मरीज मिले हैं, तो वहीं राज्य में कोरोना के 798 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। साथ ही 24 घंटे में 108 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 137 मामले सामने आए हैं। राज्य में वर्तमान में 660 एक्टिव मरीज हैं और 24 घंटे में 108 लोगों ने कोरोना को मात दी है और साथ ही 3 लोगों ने कोरोना के चलते जान भी गंवाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी बताया है। वहीं अगर एक नजर मास्क लगाने के फायदे पर नजर डाले तो जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज नहीं ली है, मास्क लगाने से उन लोगों का भी बचाव संभव है। साथ ही ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिनमें संक्रमित लोगों में लक्षण नहीं दिखने को मिले हैं। ऐसी स्थिति में भी मास्क पहनना फायदेमंद हो सकता है। वहीं बिना मास्क के संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से संक्रमण का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। इसके साथ ही मास्क पहनने पर वायरस में फैलाव की संभावना केवल 0.4% होती है। साथ ही संक्रमण दर की बात करें तो मास्क पहनने से संक्रमण दर में 50% की कमी हो सकती है। बहरहाल राज्य सरकारें भले ही मास्क पर विचार करें या मास्क अनिवार्य करें, लेकिन जरूरत है आम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपनी आदत में शामिल करने की, क्योंकि तभी हारेगा कोरोना और जीतेगी जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। देश में कोरोना मामलों में उछाल को देखते हुए इससे बचाव और बूस्टर डोज पर हमने नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की नई लहर से बड़ी तादाद में लोगों के पॉजिटिव होने की आशंका है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज सभी के लिए जरूरी है। देखिए, अगर इंडिया में कोविड टेस्ट नहीं, इफ देयर वाज नो कोविड टेस्ट, India really didn't have a third wave. We had only 2 waves. First wave and second wave. Second wave was devastating. Third wave में the number of patients hospital में भर्ती होना, it is hardly anything was happening. At the peak of COVID wave, हम यहाँ expect कर रहे थे 800,000 patients आते हैं हमारा hospital में. We hardly had some 20-23 patients. So essentially, हमारा ओपिनियन है ये वेव भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी टेस्टेड पॉजिटिव. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी विल लैंड इन द हॉस्पिटल. देयर इज नो पॉइंट इन क्रिएटिंग पैनिक सिचुएशन just because the number is increasing. So we should be very careful in interpreting what the number is and how many people are in the hospital. There is no point in creating the panic situation. I'm not saying that it will never happen, but we should be watchful. हम सब कोशिश करना है, ये मास्क वेयर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, लेकिन over reaction with the belief that positivity, because of the positivity we have to close the school, we have to close the boundaries and ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ही फैक्टर में बिलीव करना है, हॉस्पिटलाइजेशन, नॉट पॉजिटिव कोविड टेस्ट. कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो दिखाते और हैं, मगर उनको दिखाने का मकसद कुछ और होता है, जो सेहत के लिए भी नुकसानदायक होते हैं. आखिर क्या है सरोगेट विज्ञापन का सच, देखते हैं स्वदेश विशेष में. विज्ञापन होते हुए चंद सेकंड के हैं, मगर उसका असर काफ़ी समय तक रहता है. यही वजह है कि कई कंपनियां विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर जाती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएं. और इसी विज्ञापनों की जंग में कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सेलेब्स का सहारा भी लेती हैं, और मोटी रकम के आगे सेलेब्स उस प्रोडक्ट का नफ़ा नुकसान का असर जाने समझे बिना बेधड़क विज्ञापन कर देते हैं. जो विज्ञापन हानिकारक होते हैं, आज इसी पर करते हैं चर्चा अपने एक्सपर्ट के साथ. लेकिन उससे पहले समझते हैं कि विज्ञापन विवाद और उसके पीछे की विश्वासघात की कहानी क्या है.
अक्सर फिल्मी हस्तियां सेहत की फिक्र और उसका जिक्र करते हुए नजर आती हैं, मगर जब पैसे की बात आती है तो वो दूसरे की परवाह करना भूल जाते हैं। जैसे 3 साल पहले के अक्षय कुमार के बयान को सुन लीजिए। जो गलत है सो गलत है, और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीजों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं। सो आई होप हमें से पीपल गेट द मैसेज and they don't do it. तो जनाब तंबाकू, पान मसाला जैसी चीजों से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं, मगर नसीहत देते देते अक्षय कुमार आज खुद ही अपनी सलाह को भूल गए हैं। ये देखिए उनकी वादा खिलाफी की तस्वीर। अक्षय कुमार ने कहा कुछ और किया कुछ, जिसे लेकर उनके फैंस भी हैरान हैं और वो ट्रोल भी हो रहे हैं। इस ब्रांड को लेकर अजय देवगन, शाहरुख खान तो ट्रोल हो ही रहे थे, अब अक्षय कुमार भी उसी ट्रोलिंग की लाइन में खड़े हो गए हैं। तो पल भर में नीयत बदल जाती है, पल भर में नसीहत भुला दी जाती है। ये तो बानगी भर है, क्योंकि इससे पहले भी कई हस्तियां इसी तरह के सेहत के लिए नुकसानदायक विज्ञापनों को करते रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का, जो कमला पसंद का विज्ञापन करते थे। इस एड में उनके साथ रणवीर सिंह भी नजर आए थे। वहीं लोगों की नाराजगी के बाद उन्होंने इस विज्ञापन से खुद को अलग कर लिया। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह, अजय देवगन से लेकर शाहरुख खान, सैफ अली खान और ऋतिक रोशन भी विमल, सिग्नेचर और पान बहार जैसे प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। इन सब से इतर फिल्मी हस्तियों की कुछ और तस्वीर भी है जो सीख देती है। हाल ही में साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने एक तंबाकू कंपनी के करोड़ों के विज्ञापन का ऑफर ठुकरा दिया। अल्लू अर्जुन का कहना था कि वो अपने फैंस के बीच किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाहते। इसी वजह से उन्होंने तंबाकू कंपनी का ब्रांड एंडोर्समेंट करने से इनकार कर दिया। टीवी पर तंबाकू, शराब, गुटखा का विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एस्की का विज्ञापनों को लेकर ये नियम है। ऐसे में कहने वाले तो ये तर्क भी दे सकते हैं कि ये गुटखा या पान मसाला का ऐड थोड़े ही है, ये तो इलायची या माउथ फ्रेशनर का विज्ञापन है। इसे ही कहते हैं सरोगेट विज्ञापन, यानी दिखाओ कुछ और बेचो कुछ, जैसे कि अमिताभ बच्चन के साथ हुआ और जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले हॉलीवुड एक्टर पियर्स ब्रॉसनन के साथ भी हुआ, जब उन्हें ये पता चला कि माउथ फ्रेशनर के नाम पर उनसे पान मसाला का ऐड करवा लिया गया है। बाद में इन स्टार्स ने ये विज्ञापन रुकवा दिए। फसाई के नियमों के मुताबिक ऐसे विज्ञापनों पर रोक है जो सेहत के लिए हानिकारक है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई से जुड़े विज्ञापन नहीं कर सकता और ना ही किसी और माध्यम से विज्ञापन करवाएगा। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए जो इन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं। पान मसाला में तंबाकू भी होता है, जो मुंह और गले और अग्नाशय के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, मगर तमाम कोशिशों के बाद भी विज्ञापन जारी हैं। और मुश्किल तो तब खड़ी होती है जब सिर्फ स्टार ही नहीं, बड़े बड़े इवेंट्स और स्पॉन्सर्स भी पान मसाला की जोरदार ब्रांडिंग करते हैं। देश के सबसे बड़े रियलिटी शो में कमला पसंद पान मसाला की स्पॉन्सरशिप है, जबकि विमल पान मसाला IPL के स्ट्रीमिंग पार्टनर है। लोगों को सेहत की अहमियत बताने वाले, सही दिनचर्या और खान पान की ओर ध्यान दिलाने वाली फिल्मी हस्तियां जब ऐसे विज्ञापन करती हैं, तो फिर सवाल तो खड़ा होता ही है कि क्या फिल्मी हस्तियों के लिए पैसा ही सब कुछ है, नैतिकता नहीं? और अगर ऐसा है तो नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए देश में एक कड़े कानून की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीषा कपूर, सेक्रेटरी जनरल ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, और साजिद बोबरे जो कि एक्टर है, वो जुड़ गए। मनीषा मैम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। मैं कानून समझ लेते हैं, क्या कानून कहता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि जब भी हम चर्चा करते हैं तो एक कहते हैं कि कानून के दायरे में आता है। कानून क्या है, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले हमें बताइए कि जो कानून है, चाहे वो टोबैको प्रोडक्ट्स का हो, चाहे वो बाकी और प्रोडक्ट्स का हो, क्या कहता है?
तो जो स्पेसिफिकली अगर हम टबैको प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो इसका जो एक लॉ है कॉटपा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, तो वो लॉ ये बताता है कि जो प्रोडक्ट्स जिसमें टबैको है वो प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकते इंडिया में। तो दैट इज अ वेरी क्लियर लॉ जो प्रिवेंट करता है एडवर्टाइजिंग को, और वो ये भी बोलता है कि इसके सरोगेट्स भी नहीं होने चाहिए। आई थिंक चैलेंज जो अब आ रहा है कि जो ये कंपनीज हैं जो पहले टबैको प्रोडक्ट्स बनाती थी, अब उन्होंने भी टबैको फ्री पान मसाला वगैरह लॉन्च किया है। तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं जिनमें टबैको नहीं होता है, तो ये प्रोडक्ट्स फिर उस लॉ के अंडर नहीं आते हैं, और ये कई कोर्ट्स ने भी इनको स्टे दिया है इस इशू पे। तो आई थिंक बात वहां जाके थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है डिटरमिन करना कि जो ये प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर रहे हैं, अगर वो बेस प्रोडक्ट में अब टबैको नहीं रहा तो फिर वो कॉटपा के अंडर आएगा या नहीं, वो एक लीगल इशू हो जाता है। साजिद, जैसे कि हमने अक्षय कुमार का पहले बयान भी देखा, उसका हम इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनकी एक झलक के लिए इनके घरों के बाहर भीड़ लग जाती है। क्या ऐसी जरूरत है, क्या केवल पैसा ही है जो कि इतना बड़ा रोल प्ले कर देती है इस सब में कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने को तैयार हो जाते हैं? क्योंकि चाहे वो सरोगेट है, चाहे आप इलायची बेच रहे हैं, पर आपको ही पता है कि अंत में जो बेस प्रोडक्ट है वो जो है वो तो टबैको ही है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद और गवर्नमेंट एड एंडोर्समेंट कर रहे हैं जहाँ पे हर थिएटर में इनकी एड आती है, और मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, इनकी फिल्म देखता हूँ और काफी इनकी एक्टिंग से भी प्रभावित होता हूँ। तो अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटी, जैसे स्टार इस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, तो मतलब इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज जो देश को एक अच्छा मैसेज हमेशा पहुंचाने की कोशिश की है इन्होंने, और हमेशा, और मैं इनके काफी इंटरव्यूज भी फॉलो करता हूँ, जहाँ इंटरव्यूज में भी इन्होंने बोले हैं कि कि मुझे करोड़ों रुपए ऑफर होते हैं तंबाकू ब्रांड के लिए और ये गुटखा ब्रांड के लिए, लेकिन मैं मना कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे खिलाफ है, मेरे रूल्स के खिलाफ है एंड ऑल दिस। तो उसके बावजूद, इतने इंटरव्यूज देने के बावजूद भी अगर इस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, तो अगर ये कोई मतलब वो मीठी सुपारी होता है, ये होता है, अगर उस ब्रांड को भी करते तो तभी भी चल जाता है। लेकिन विमल एक ऐसी ब्रांड है जो ऑब्वियसली जो सिर्फ तंबाकू ही बेचती, 100% तंबाकू बेचती है। एक RMD हो गई, विमल हो गई, तो आई थिंक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऑब्वियसली इसके पीछे ये तो होगा ही कि इनको बहुत बड़ी अमाउंट मिल रही होगी, इसलिए तो आई थिंक पैसा हमेशा, आई थिंक इनके लिए उनको बहुत अच्छा ऑफर हुआ रहेगा, तो उस बेसिस पे इन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट किया होगा। सो यस, पास आता हूँ मैं। जैसे कि आपने बताया कि कानून है इसको लेकर, पर क्या आपको लगता है कि जब बेस प्रोडक्ट वैसा नहीं होता है तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग के कानून को कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाता है कई बार? तो यस, डेफिनेटली। अगर देखिए, जो अगर इस चीज को अगर रोकना है और सरकार ये चाहती है कि ये जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं जिनमें चाहे टबैको ना हो या कुछ हो, अगर उस पे अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो डेफिनेटली फिर वो लॉ उस अकॉर्डिंग टू दैट उनको वो प्रोविजंस लाने पड़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में टबैको नहीं है और इनकी जो बेस प्रोडक्ट है वो भी अब टबैको फ्री हो गया है, तो इस वजह से वो जो कॉटपा के नियम हैं वो इन एड्स पे लागू नहीं होते हैं। तो ये एक आप लूपहोल कह लीजिए या एक प्रोग्रेशन कह लीजिए जो इन कंपनीज ने किया है कि अब जो उनके बेस प्रोडक्ट्स हैं, पर अगर कोई कंपनी है जिसके बेस प्रोडक्ट में भी टबैको है और वो कुछ एक्सटेंशन करती है, चाहे वो फिर टबैको फ्री हो, चाहे वो इलायची हो, चाहे कुछ भी हो, पर अगर जो बेस प्रोडक्ट है और जो बेस ब्रांड है उसमें टबैको है, तो ये डेफिनेटली एक लीगल वायलेशन मानी जा सकती है। मनीषा मैम, मैं आपसे ये सवाल थोड़ा और क्लैरिटी के लिए इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि आपका कहना है कि अगर आपका बेस प्रोडक्ट जो है वो अगर टबैको है तो मैं ब्रांड एंडोर्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि माउथ फ्रेशनर हो गया, इलायची हो गया, ये तो है ही है, और उसके बाद कई बार होता है सोडा होता है या आप ड्रिंकिंग वाटर जो लिकर ब्रांड्स होते हैं वो अक्सर ये करते हैं। पर आपका कहना यह है कि इस समय अगर आपका बेस प्रोडक्ट जो है वो टबैको है तो आप एंडोर्समेंट नहीं कर सकते हैं उस ब्रांड की?
तो देखिए, ये जो टबैको है एक्चुअली उसका लॉ अलग है और जो अल्कोहल का है उसके प्रोविजंस अलग हैं। तो टबैको में अगर बेस प्रोडक्ट में भी अगर टबैको है तो उसके एक्सटेंशंस वगैरह कॉटपा के लॉज के मुताबिक वो भी अलाउड नहीं है। बट अगर आप लिकर एडवर्टाइजिंग वगैरह की बात करें या जो लिकर एडवर्टाइजिंग के जो ब्रांड एक्सटेंशंस हैं, जैसे आपने कहा सोडा है या वाटर वगैरह होता है, तो जो एस्की का उस मामले में जो हमारा व्यू है कि जो क्योंकि लॉ ये परमिट करता है कि जो सेम ब्रांड है वो किसी और प्रोडक्ट में भी आप यूज कर सकते हो, तो उसमें लॉ में कोई मनाही नहीं है। तो एस्की ने क्या एक रूल बनाया है कि जो आप नया प्रोडक्ट जो आप प्रपोज कर रहे हो या आप एडवर्टाइज कर रहे हो, जैसे ये वाटर हुआ, सोडा हुआ, जो भी हुआ, उसकी खुद का भी एक बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 रुपए का वो बिजनेस है और आप एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो एस्की के रूल्स के मुताबिक हम अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो हम ये एग्जामिन करते हैं जो आप सोडा एडवर्टाइज कर रहे हो या वाटर एडवर्टाइज कर रहे हो, वो एक खुद में एक बिजनेस है या नहीं, वो खुद में एक उसकी कोई थ्रेशोल्ड सेल्स हैं या नहीं। अगर वो हैं तो फिर वो उसे सरोगेट नहीं माना जाता है। तो ये जो एक पब्लिक डिबेट एक्चुअली जो इस वक्त चल रही है वो थोड़ी सी इन बातों से हटके है कि जो ब्रांड अगर टबैको तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि उसमें तो क्लियर लॉ है, पर जो ब्रांड अगर बेस प्रोडक्ट पे अलाउड है तो क्या वो सेम ब्रांड किसी और प्रोडक्ट में आप एक्सटेंड कर सकते हो या नहीं। तो एज ऑफ नाउ इट इज अलाउड लीगली, और शायद इस रीजन से ये जो कुछ पब्लिक डिबेट्स हो रही हैं ये इस मामले को लेकर हैं। देखिए, जो कॉटपा एक्ट है वो काफी क्लियर है और ये एक, जैसे आपने कहा, ये एक लीगल इशू है। तो जहाँ पे लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और लॉ काफी क्लियर है कि उसके क्या प्रोविजंस है, तो उस मामले में पर्टिकुलरली एस्की नहीं देखता है। बट यस, द लॉ कैन सर्टेनली एग्जामिन द इशू, और अगर वो एड ही इलीगल है तो फिर उससे जुड़ी जो सारी एंटिटीज हैं, सर्टेनली देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम एज वेल। इसी में मेरा एक और सवाल है मनीषा मैम कि एंडोर्समेंट तो हो रहा है, और क्या आपको लगता है कि जो फ़ायदा उठाया जाता है इस पूरे सरोगेट एडवर्टाइजिंग का और लॉस को बाईपास करा जाता है? और अगेन जो सवाल मैंने साजिद से ही पूछा था कि क्या पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्या बहुत बड़ी पेमेंट्स करी जाती हैं? क्योंकि ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं सब ट्रोल भी हो रहे हैं और इस बात का आइडिया भी होगा कि हमने इस प्रकार की बातें करी हैं पहले, लेकिन उसके बाद अब हम इन ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं, तो क्या बहुत मोटा पैसा दिया जाता है यहाँ पर? तो इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसमें ये बात कही गई है कि कोई जो एंडोर्सर है, एक तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो क्लेम्स वगैरह वो बोल रहे हैं एड्स में वो ट्रूथफुल हो। तो एक एंडोर्सर्स को लेके एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो लॉ में है वो इस मामले में है। जो एस्की का अपना कायदा है, अपना कोड है, उसमें हम ये कहते हैं कि सेलिब्रिटीज को उन प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जहाँ एक हेल्थ वार्निंग दी जानी जरूरी है। बाय लॉ अगर हेल्थ वार्निंग रिक्वायर्ड है तो उस प्रोडक्ट में सेलिब्रिटी को नहीं एंडोर्स करना चाहिए। ये एस्की का कोड में ये शामिल है बात। चलिए, ये आपने देखी हमारी खास पेशकश, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं। समंदर में भारत की ताकत अब और बढ़ने वाली है। कलबारी क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वाकशीर आज मुंबई में लॉन्च कर दी गई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार सबमरीन INS वाकशीर एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इसे आज मुंबई में समुद्र में उतारा गया। अब इसकी समुद्री परीक्षण किया जाएगा इसका, और इसके बाद इसे विधिवत नौसेना में शामिल किया जाएगा। मॉडर्न नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस वाकशीर कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। इस मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा है कि डिफेंस सेक्टर में ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की एक मिसाल है। भारत की छठी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाकशीर का लॉन्च हुआ है। ये हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि लगातार एक के बाद एक 6 सबमरीन हमने अपने ही देश में बना के अपनी नेवी को सुपुर्द की हैं। हर साल की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ, एक ऐसा मंच जहां से भारत के आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति और डिप्लोमेसी के देसी और विदेशी दिग्गजों को सुनने का मौका मिलता है। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की थीम है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साल के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।